हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्प्रेरण के सिद्धांत अर्थात थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि होती है वो 3 सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि कैसे उत्प्रेरक अपना कार्य करते हैं, कैसे उत्प्रेरक किसी भी अभिकारक से जुड़ते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उत्प्रेरण के सिद्धांत के लिए 3 थ्योरी दी गई हैं, 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत और तीसरा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो इसमें से माध्यमिक यौगिक सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है और जो तीसरा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2 जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक अभिकारक उत्प्रेरक से संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। यह माध्यमिक यौगिक अन्य अभिकारक से क्रिया करता है जिससे उत्पाद प्राप्त होता है तथा उत्प्रेरक मूल अवस्था में मुक्त होकर फिर से अभिकारक से संयोग करके माध्यमिक यौगिक बनाता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसमें होता क्या है, मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है, अभिकारक में से किसी एक से जुड़ता है। जैसे अगर हम रिएक्शन देखें A प्लस बी अर्थात A और B अभिकारक हैं और वे दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक की क्या भूमिका है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, किसी एक अभिकारक से जुड़ता है। जैसे अगर नीचे आप रिएक्शन में देखेंगे कि उत्प्रेरक जो C है अभिकारक A से जुड़ा है और जुड़कर माध्यमिक यौगिक बना रहा है AC। अब ये जो माध्यमिक यौगिक बना है AC ये फिर दूसरे अभिकारक के पास जाएगा, मतलब B के पास जाएगा और B वाले से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा AB जो कि उत्पाद है। और जो उत्प्रेरक था C वो ज्यों का त्यों अलग हो जाता है। तो उत्प्रेरक का जो मुख्य यहाँ पर भूमिका है कि वह किसी एक अभिकारक के साथ जुड़ेगा, उसके साथ जुड़कर बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड अर्थात माध्यमिक यौगिक और वह माध्यमिक यौगिक जाकर दूसरे जो अभिकारक है उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाता है उत्पाद। और बाद में जो माध्यमिक यौगिक से जुड़ा हुआ उत्प्रेरक है ज्यों का त्यों अलग हो जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सल्फ्यूरिन के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अगर हम रिएक्शन देखें, जो आपको रिएक्शन दिख रहा है 2SO2 + O2 उससे फॉर्मेशन हुआ 2SO3 का। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है अर्थात NO है वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए इसके पीछे होता क्या है, मतलब ये अभिक्रिया होती कैसी है। तो नीचे वाले रिएक्शन में आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो अभिकारक है, यहाँ पर ऊपर रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अभिकारक कौन कौन है, SO2 और O2। तो जो NO है, जो उत्प्रेरक है, वो किसी एक अभिकारक से जुड़ जाता है, चाहे SO2 से जुड़े चाहे O2 से। तो नीचे रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अभिकारक O2 से उत्प्रेरक जुड़ा और बना दिया 2NO2 एक माध्यमिक यौगिक। अब ये 2NO2 क्या करेगा, जो दूसरा अभिकारक है SO2 उसके साथ जुड़ता है और उत्पाद के रूप में बना देता है SO3 और जो उत्प्रेरक है फिर से अलग हो गया। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत यही कहता है कि जो उत्प्रेरक होता है किसी एक अभिकारक के साथ जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाता है और जो माध्यमिक यौगिक बनता है दूसरे अभिकारक के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है उत्पाद और उत्प्रेरक फिर से अलग हो जाता है। आइए बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो कि है अधिशोषण सिद्धांत। तो बात करें यदि हम अधिशोषण सिद्धांत की, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। यह सिद्धांत फैराडे द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत केवल ठोस उत्प्रेरक की क्रियाविधि को ही स्पष्ट करता है। याद रखिएगा, ये केवल ठोस उत्प्रेरक की क्रियाविधि पर ही कार्य करता है। अधिशोषण सिद्धांत को संपर्कता का सिद्धांत अर्थात कॉन्टैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके अनुसार अभिक्रिया में अभिकारक के अणु दूर दूर रहते हैं। उत्प्रेरक अभिकारक के अणुओं को अपनी सतह पर एक परत के रूप में अवशोषित कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, जो उत्प्रेरक होता है वो अभिकारक के जो अणु होते हैं उनको अपनी सतह पर क्या कहता है, चिपका लेता है अर्थात अधिशोषित कर लेता है, जिससे इनकी सतह पर अभिकारक के अणुओं की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि अभिक्रिया की गति अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है।
कहने का मतलब है यदि अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की गति बढ़ती है। क्लास 11th में आप लोगों ने ला सातलिए का नियम पढ़ा था, तो वहाँ पर बताया गया था कि जितनी अभिकारक की सांद्रता होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होगी। तो ये वही पॉइंट है, यहाँ पर कह रहा है कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता जितनी बढ़ती है अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अभिकारक के अणुओं की सांद्रता अभिक्रिया की गति के समानुपाती होता है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक अणुओं के परस्पर संपर्क में आने से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। जैसे जैसे अभिकारक पदार्थ उत्पाद में बदलता जाता है वैसे वैसे उत्प्रेरक की सतह को छोड़ता जाता है तथा उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों के अन्य अणु अधिशोषित होते जाते हैं तथा इस प्रकार अभिक्रिया आगे बढ़ती है। तो इसमें होता क्या है कि जो उत्प्रेरक के सतह होते हैं, जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है जो अभिकारक होते हैं वे अलग होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बना देते हैं, और जो पीछे से अभिकारक आते हैं वो उसकी सतह पर जुड़ते हैं और अभिक्रिया जैसे जैसे तेज होती है उत्पाद तेजी से बनते हैं। यदि बात करें हम अधिशोषण सिद्धांत की कमी की, तो यह सिद्धांत भी अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि यह केवल ठोस पर लागू होता है, गैस तथा द्रव पर यह लागू नहीं होता। तो यह सिद्धांत भी अपूर्ण है और गैस तथा द्रव उत्प्रेरकों के प्रभाव को यह समझा नहीं पाता। ये नहीं बता पाता कि यदि उत्प्रेरक गैस ले ले या द्रव ले ले तो वो कैसे अभिक्रिया करेंगे। ये तो सिर्फ ठोस पे ही है क्योंकि उत्प्रेरक यहाँ पे ठोस है और उसी ठोस पर अभिकारक जुड़ते हैं, तो इसलिए यह थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। तो ये जो थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी है और इसकी एक खासियत है कि ये माध्यमिक यौगिक तथा अधिशोषण सिद्धांत, जो हम लोगों ने दो उप सिद्धांत पढ़े थे, इन दोनों सिद्धांतों का मिक्स है। मतलब कि इसमें आपके माध्यमिक यौगिक सिद्धांत भी आएंगे और अधिशोषण सिद्धांत भी आएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों सिद्धांत मिलकर कैसे विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत की नींव रखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो अभिकारक ए तथा बी में अभिक्रिया होती है तो इन अभिकारकों के अणु उत्प्रेरक की सतह पर भौतिक अधिशोषण द्वारा अभिक्रिया हो जाती है, जिससे उनका स्थान का सांद्रण बढ़ जाता है। ये अधिशोषित अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित परमाणुओं की मुक्त संयोजकता के साथ अस्थायी रासायनिक संयोजक के साथ अधिशोषित सक्रियता संकर बनाते हैं। तो आइए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक क्या करता है कि अभिकारक के जो अणु होते हैं उनके साथ भौतिक अधिशोषण करता है। याद रखिएगा भौतिक, न कि रासायनिक, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, वीक बॉन्डिंग होती है, जैसा कि मैंने पीछे आपको अधिशोषण के प्रकार में बताया था। तो यहाँ पर जब वीक बॉन्डिंग होती है तो इसमें क्या होते हैं, जो अधिशोषित अभिकारक अणु हैं उत्प्रेरक की सतह पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं, अस्थायी रूप से। मतलब कहने का मतलब कि इसमें अस्थायी रासायनिक संयोजन होता है। याद रखिएगा अस्थायी, अगर रासायनिक रूप से अगर ये स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं तो वो अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या कहता है कि दोनों जो अभिकारक हैं उनके साथ अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि अभिकारक ए और बी है और उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक क्या कर रहा है कि इन दोनों के साथ संक्रमित रूप से अर्थात संक्रमित संकर बनाता है। अधिशोषित संक्रियत संकर की आंतरिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यह टूटकर उत्पाद के अणुओं में अलग हो जाता है और उत्प्रेरक की सतह से अलग होता है। इस प्रकार अभिकारकों के अन्य अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर पूर्व जो क्रम है उनको प्रदर्शित करते हैं और अभिक्रिया को आगे ले जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो उत्प्रेरक के अणु थे जो अभिकारक के साथ जुड़े हैं और संकर बनाए हुए हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा, ये बहुत अधिक होती है और ये बहुत अधिक होने की वजह से अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी से होती हैं, प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बनते हैं और अभिकारक उत्पाद बनाता जाता है और उत्प्रेरक अलग होते जाते हैं। परंतु जो अभिकारक होते हैं वह उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ते हैं ताकि उत्पाद बहुत तेज़ी से बनता रहे। तो इस सिद्धांत में आप देख सकते हैं कि माध्यमिक यौगिक का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक है पहले अभिकारक के साथ जुड़कर माध्यमिक यौगिक बना रहा है और उनके साथ जुड़कर संक्रियत संकर का निर्माण कर रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर अधिशोषण भी हो रहा है जो कि दूसरे नियम का पालन कर रहा है।
इसलिए इस थ्योरी को हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। क्योंकि यह जो सिद्धांत है, मैंने ऊपर बताया था कि यह माध्यमिक यौगिक और अधिशोषण सिद्धांत का मिक्स है। इस वजह से यहाँ पर दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं, माध्यमिक यौगिक भी बन रहा है और अधिशोषण भी हो रहा है। तो उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं ही उत्प्रेरक की क्रियाशीलता का कारण है। अतः किसी भी उत्प्रेरक की सतह पर जितनी अधिक मुक्त संयोजकताएं होती हैं उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं की वृद्धि 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर जितनी मुक्त संयोजकताएं होती हैं, अर्थात जितना अधिक उत्प्रेरक की सतह पर उतार चढ़ाव होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है उतार और गहराव। तो उत्प्रेरक की सतह पर जितना अधिक उतार और गहराव होता है वह उतना ही अच्छा उत्प्रेरक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो इस बात का याद रखिएगा। तो उत्प्रेरक की जो अधिक क्रियाशीलता होती है वह उनके सतह पर मुक्त संयोजकताओं के कारण होती है, और इन संयोजकताओं को 3 प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। पहला क्या है? उत्प्रेरक की उपविभाजन के द्वारा, मतलब हम उत्प्रेरक को क्या करें? तोड़कर और विभाजित कर दें। दूसरा है उत्प्रेरक की खुरदरी सतह में वृद्धि करके। जैसा कि मैंने बताया कि उत्प्रेरक जितना अधिक खुरदरा होगा, मतलब उत्प्रेरक में जितना अधिक उतार चढ़ाव होगा वह उतना ही अच्छा उत्प्रेरक होगा। और जो तीसरा है उत्प्रेरक के उठाव, मतलब पिक तथा गहराव पैदा करके। तो यदि कोई उत्प्रेरक समतल है, स्मूथ है, तो हम क्या करें कि उसको तोड़कर या उसको टुकड़ों में करके उसको क्या करें? खुरदरा बना लें, मतलब उसमें उठाव और गहराव पैदा कर दें। इससे भी उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी। तो इन 3 मेथड का यूज़ करके हम लोग उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं। आइए मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने कई बार रिएक्शन में देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होगा सूक्ष्म विभाजित निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो वहाँ पे सूक्ष्म विभाजित क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब सूक्ष्म विभाजित होगा उसकी सतह बहुत उबड़ खाबड़ होगी, छोटे छोटे कण होंगे और अधिक उतार चढ़ाव के कारण वो उसमें अधिक संयोजकता पाई जाएगी। इस कारण वहाँ पर ये वर्डिंग यूज़ होता है सूक्ष्म विभाजित निकिल। तो सूक्ष्म विभाजित का मतलब ही है कि वो टूटा फूटा सतह, खुरदुरा सतह, क्योंकि अधिक रफ सतह होने की वजह से मुक्त संयोजकताएं होती हैं और उतना ही अधिक अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरण के हम लोगों ने कुल 3 सिद्धांत पढ़े। पहला था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, जिसमें कि उत्प्रेरक माध्यमिक यौगिक बनाता है। दूसरा था अधिशोषण का सिद्धांत, जिसमें कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक चिपकते हैं। और तीसरा था विषमांगी उत्प्रेरण का आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, जिसमें कि माध्यमिक यौगिक भी बनता है और अधिशोषण भी होता है। तो ये तीनों विधियां हैं, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। आइए एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं जो कि शॉर्ट नोट में पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सक्रिय केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्टिव सेंटर। तो सक्रिय केंद्र होता क्या है? आप अगर क्वेश्चन बैंक में देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखें तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सिंपल सा है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो कोई भी ठोस उत्प्रेरक की जो सतह होती है उसमें जो उत्प्रेरण की क्षमता होती है वो समान नहीं होती। मतलब कि जैसा कोई ठोस उत्प्रेरक है तो उसके हर जगह सक्रिय अर्थात उत्प्रेरण की जो क्षमता होगी वो बराबर नहीं होगी। इसके कुछ ही पॉइंट पर अर्थात कुछ ही भागों पर क्या होता है कि उत्प्रेरण की क्षमता अधिक होती है। उत्प्रेरण कहने का मतलब है कि अभिक्रिया करने की क्षमता। तो उत्प्रेरक का सभी पार्ट अभिक्रिया करने के लिए यूज़फुल नहीं होता। इसका कोई एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनके जो उठाव होते हैं, गहराव होते हैं, उनमें उत्प्रेरण बहुत अधिक होती है। तो इन अत्यधिक उत्प्रेरण क्षमता वाले जो भाग होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सक्रिय केंद्र। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे चाबी है, चाबी हमारा उत्प्रेरक है, ठीक है। अब चाबी अगर हमारा उत्प्रेरक है, हम ताले में लगाते हैं, ठीक, ताला हमारा अभिकारक है। तो जब हम ताले से चाबी को खोलते हैं तो खोलने की प्रक्रिया में होता क्या है कि ताला खुल जाता है, मतलब ताला उत्पाद में बदल गया, लेकिन हमारे चाबी में कोई अंतर नहीं आता, चाबी जो का त्यों रहता है। तो चाबी यहाँ पर क्या हो गया? उत्प्रेरक हो गया। दूसरी चीज़,
इस प्रक्रिया में जो हम लोगों ने चाबी लगाया, तो पूरा चाबी तो ताले में नहीं लगा देते, चाबी का कोई एक पार्ट ही ताले में लगाते हैं। तो जिस पार्ट को हम लोग ताले में लगाते हैं अर्थात वही एक तरह से क्या है, सक्रिय केंद्र है, क्योंकि वही जाकर ताले से रिएक्ट कर रहा है। तो सेम ऐसे ही इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब कोई उत्प्रेरक अभिकारक से जुड़ता है, तो अभिकारक से जो पार्ट उत्प्रेरक का जुड़ता है या सबसे अधिक क्रिया करता है, उसी को हम बोलते हैं सक्रिय केंद्र। तो आई होप समझ में आ गया होगा चाबी के एग्जाम्पल से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।